क्रिएटिविटी इंक एक पुस्तक है जो पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो के सह संस्थापक एड कैटमुल द्वारा लिखी गई है, जिसमें वे अपने अनुभवों और विचारों को व्यक्त करते हैं। ये पुस्तक उनके नेतृत्व के सिद्धांतों और उनकी कंपनी की संस्कृति के बारे में है, जो उन्होंने पिक्सार को एक सफल एनिमेशन स्टूडियो बनाने में इस्तेमाल किया। इस पुस्तक में कैटमुल पिक्सार की यात्रा को बताते हैं, जहां उन्होंने कैसे इनोवेशन और क्रिएटिविटी को प्रमोट किया, कैसे उन्होंने टीम सदस्यों को प्रोत्साहित किया और कैसे उन्होंने असफलताओं को एक पॉजिटिव सीखने के अनुभव में बदला। पिक्सर एनिमेशन के प्रेसिडेंट एड कैटमुल अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे हम एक क्रिएटिव वर्क एनवायरनमेंट मेंटेन कर सकते हैं और अपने पास टीचर्स की तरह एक ट्रू लीडर बन सकते हैं। और वे ये भी बोलते हैं कि हमें अपनी मिस्टेक छुपानी नहीं चाहिए, बल्कि उनसे कुछ लर्न करना चाहिए। पार्ट 1 गेटिंग स्टार्टेड, चैप्टर 1 एनिमेटेड। जब मैं बच्चा था, अल्बर्ट आइंस्टीन और वाल्ट डिज्नी मेरे चाइल्डहुड आइडल हुआ करते थे। डिज्नी का मतलब था कुछ न्यू इन्वेंट करना और आइंस्टीन का मतलब था जो पहले से एग्जिस्ट करता है उसको एक्सप्लेन करना। फिजिक्स और आर्ट्स दोनों मुझे इंस्पायर करते थे, लेकिन एनिमेशन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता था क्योंकि ये मुझे ना जाने कौन कौन सी दुनिया की सैर कराता था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पला बड़ा था। मेरे फादर का पास्ट काफी रफ था। वो स्कूल के टाइम में मैथ टीचर थे और समर टाइम में बिल्डिंग वगैरह बनाने का काम करते थे। उन्होंने खुद अपने हाथों से हमारा घर भी बनाया था। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एजुकेशन मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। हमारे पेरेंट्स को मुझसे और मेरे भाई बहनों से यही एक्सपेक्टेशन थी कि हम खूब मेहनत से पढ़ाई करें और कॉलेज अटेंड करें। लेकिन तब मुझे एनिमेटर बनने के बारे में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन मेरा साइंस में एक क्लियर विजन था। और जब मैं 1969 में यूनिवर्सिटी ऑफ उताह से 2 डिग्रीज लेकर ग्रेजुएट हुआ, एक फिजिक्स में और एक कंप्यूटर साइंस में, तो मेरे दिल में यही था कि मैं ग्रेजुएट स्कूल के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज डिजाइन करना सीखूं। लेकिन ये बात मेरे माइंड में उस इंसान से मिलने से पहले थी जिसने मेरी लाइफ ही चेंज कर दी। इवान सुदरलैंड इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स के पायोनियर्स में से एक। कंप्यूटर ग्राफिक्स है क्या? ये मशीन के थ्रू किसी भी नंबर या डेटा से डिजिटल पिक्चर बनाने का तरीका है। मैंने ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया और एक नया गोल सेट किया। मैंने पेंसिल नहीं बल्कि कंप्यूटर से ऐसी इमेज एनिमेट का तरीका डेवलप किया जिन्हें मूवीज में यूज किया जा सकता था। और 1973 में मेरी फर्स्ट शॉर्ट एनिमेटेड मूवी जिसका नाम था हैंड रिलीज हुई, जिसने धूम मचा दी। आज से पहले किसी ने ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। ये पहली फुल लेंथ फीचर थी जिसमें कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेशन यूज किया गया था। उसी साल के स्प्रिंग टाइम में प्रोफेसर सुदरलैंड ने मुझे डिज्नी एग्जीक्यूटिव्स को एक एक्सचेंज प्रोग्राम आइडिया सेल करने के लिए बुलाया, जिसमें वो अपने एक एनिमेटर्स को न्यू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सीखने के लिए उताह भेजने वाले थे और यूनिवर्सिटी अपने एक स्टूडेंट को स्टोरी टेलिंग सीखने के लिए डिज्नी एनिमेशन भेजने वाली थी। सरप्राइज की बात तो ये थी कि उन्हें इस एक्सचेंज प्रोग्राम में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उनके हिसाब से कंप्यूटर और एनिमेशन का कोई मैच नहीं था। HD की डिग्री मिली, अपने साथ इन्वेंशंस की लिस्ट और माइंड में एक क्लियर विजन यानी एनिमेटेड फिल्म बनाने का गोल लेकर मैं उताह से लौट आया। लेकिन उन दिनों किसी और कंपनी या यूनिवर्सिटी को मेरा इस गोल में कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आया। फिर नवंबर 1974 की बात थी। मेरे पास एक फोन आया जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। चैप्टर 2 पिक्सर इज बॉर्न। जब मैं छोटा था तभी मैंने सीख लिया था कि 3 डिफरेंट स्टाइल वाले रेबल्स के साथ कैसे मैनेज करना है। मेरा फर्स्ट बॉस एलेक्स डुरेवो, जिसके एक फोन कॉल ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, का एक मिशन था कि वो एनिमेशन प्रोसेस की फील्ड में कंप्यूटर लाना चाहते थे और इसके लिए उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो इस काम को संभाले। और फिर कुछ ही वीक्स में मैं न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपने न्यू ऑफिस में मूव हो गया। एलेक्स के पास एनिमेशन में कंप्यूटर के यूज को लेकर कमाल का विजन था। उन्हें लगता था कि इस फील्ड में कंप्यूटर का इनक्रेडिबल यूज हो सकता है और उनका ये विजन ग्राउंड ब्रेकिंग था। अपने लिए एक टीम असेंबल करने के दौरान मैं एल्वी स्मिथ से मिला, जो मुझे उस काम के लिए अपने से ज्यादा क्वालिफाइड लगा जो मैं करता था, लेकिन मैंने उस फिर भी सिलेक्ट कर लिया। बाद में अल्वी मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड बन गया था, जो मेरा मोस्ट ट्रस्टेड कोलैबोरेटर्स था और तब से मैंने डिसाइड किया कि मैं उन्हीं लोगों को हायर करूंगा जो मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो। एक प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन कंपनी के पास नहीं था वो ये थी कि हम बेशक कंप्यूटर के थ्रू कोई स्टोरी बना सकते थे, लेकिन हमारे पास कोई स्टोरी टेलर नहीं था। मुझे और अल्वी को ये लिमिटेशन फील होती थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम ऐसी किसी जगह का पता करेंगे जो हाई टेक्नोलॉजी के साथ फिल्म मेकिंग इन्वॉल्व करने को रेडी हो। लेकिन ये सरप्राइजिंग था कि ये चीज किसी के लिए कोई प्रायोरिटी थी ही नहीं।
लेकिन फिर एक इंसान ने स्टार वार मूवी से इस थिंकिंग को चेंज कर दिया। 1977 में स्टार वार्स रिलीज हुई। मेरा सेकंड बॉस जॉर्ज लुकास डायरेक्टर और राइटर था, जिसने उन्हीं दिनों अपनी कंपनी लुकास फिल्म स्टार्ट की थी। जॉर्ज ने मुझे बताया कि उसने मुझे मेरी ऑनेस्टी, क्लैरिटी ऑफ विजन और कंप्यूटर में मेरे बिलीफ की वजह से हायर किया था। मैंने अल्वी को ग्राफिक्स ग्रुप का चार्ज दे दिया, जहां हाईली स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर डिजाइन किए गए जो फिल्म स्कैन कर सकते थे और स्पेशल इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते थे। और इतना ही नहीं, ये कंप्यूटर फाइनल रिजल्ट को वापस फिल्म में रिकॉर्ड भी कर सकते थे। इस सब में 4 साल लगे और हमने इसे पिक्सर इमेज कंप्यूटर नाम दिया। उन दिनों लुका फिल्म बड़े डायरेक्टर्स के लिए किसी मैग्नेट की तरह था। मुझे एक पर्टिकुलर विजिट याद है जब डिज्नी एनिमेटर्स का एक ग्रुप टूर पे आया था और तब मैं जॉन लुसेटर से मिला। उसके पास एक फिल्म का आइडिया था जिसे डिज्नी में उसके सुपरवाइजर्स ने रिजेक्ट कर दिया था और उसे काम से निकाल भी दिया था। लेकिन मेरी उसकी कुछ मंथ्स बाद मीटिंग हुई और मैंने उसे इमीडिएटली हायर कर लिया। यही टाइम था जब उन्होंने एक शॉर्ट मूवी द एडवेंचर्स ऑफ एंड्रे एंड वेली बी पर काम किया। ये मूवी का प्रीमियर एक एनुअल कॉन्फ्रेंस में किया गया था। हालांकि इस मूवी में कई सारे फ्लॉज थे, फिर भी जिन लोगों ने इसे देखा किसी ने भी इतना नोटिस नहीं किया। और इस तरह के फेनोमेनन से ये मेरा फर्स्ट एनकाउंटर था, जहां मैंने सीखा कि अगर स्टोरी राइट हो तो आर्टिस्टिक विजुअल पॉलिश ज्यादा मैटर नहीं करती है। 1983 में जॉर्ज और उसकी वाइफ अलग हो गए और तब उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से कंपनी को बिकना पड़ा। सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे गोल्स भी 2 डिफरेंट डायरेक्शन में बंट गए थे और इस तरह लुका फिल्म में मेरा टाइम ओवर हुआ। मेरे थर्ड बॉस थे द ग्रेट स्टीव जॉब्स। अल्वी और मेरी उनसे एक मीटिंग हुई थी, लेकिन उसके 2 मंथ्स बाद तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। फिर हमें इस रीजन भी पता चल गया जब हमने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा कि स्टीव जॉब्स और एप्पल के सीईओ जॉन स्कुल्ले के बीच कुछ डिफरेंसेस हो गए थे। स्टीव जॉब्स दोबारा हमारे पास आए एक नए एडवेंचर के साथ, लेकिन वो मेरी जॉब लेना चाहता था। और फिर हमें ये क्लियर हो गया कि उन्हें हमारे गोल से कोई मतलब नहीं था। उन्हें कोई एनिमेशन स्टूडियो नहीं बल्कि नेक्स्ट जनरेशन होम कंप्यूटर बनाना चाहते थे ताकि वो एप्पल से कॉम्पीट कर सके। लेकिन हमारा लक अच्छा था क्योंकि कुछ मंथ्स बाद ही हमने ट्रेड शो में एक बूथ लगाया जहां हमने अपना पिक्सर इमेज कंप्यूटर शो किया था और तभी स्टीव जॉब्स वहां से गुजरे। तब तक वो ऑलरेडी अपनी पर्सनल कंप्यूटर कंपनी नेक्स्ट शुरू कर चुके थे और उन्हें अब कुछ और प्रूव नहीं करना था। फिर कुछ मंथ्स बाद ही स्टीव हमारे साथ एक डील करने को तैयार हो गए थे और फाइनली 1986 में अल्वी में और स्टीव के कमरे में साथ बैठे थे और इस तरह हमारी कंपनी पिक्सर का जन्म हुआ। चैप्टर 3 डिफाइनिंग गोल। 1986 में मुझे एक नई हार्डवेयर कंपनी का प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला जो पिक्सर इमेज कंप्यूटर बेचती थी। बात ये थी कि स्टीव, अल्वीरा, जॉन लासेटर और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हम कर क्या रहे हैं। पिक्सर के प्रेसिडेंट के तौर पे मेरा फर्स्ट बिजनेस था लोगों को ढूंढना और हायर करना और फिगर आउट करना कि हमारी मशीन के लिए कितना चार्ज करना है। मुझे प्राइसिंग एडवाइस मिली कि मुझे हाई प्राइस से स्टार्ट करना है ताकि हम जब चाहे प्राइस रिड्यूस कर सके। लेकिन ये एक बड़ी मिस्टेक थी क्योंकि जल्दी ही हमारी रेपुटेशन एक हाई प्राइस वाले ब्रांड की बन गई और 1980 लास्ट ईयर्स में हमारी अभी तक कुछ शॉर्ट फिल्म्स ही पब्लिश हुई थी, जिनमें से एक थी लुक्सो जूनियर। ये एक शॉर्ट फिल्म थी जिसका स्टार एक लैब था जो पिक्सर का लोगो भी बना और फिल्म को जॉन ने डायरेक्ट किया था। खैर जो भी था, लेकिन हमें अभी भी पैसे की प्रॉब्लम थी। हमने अब तक सिर्फ 300 कंप्यूटर्स ही बेचे थे और नए प्रोडक्ट्स डिजाइन करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। स्टीव फ्रस्ट्रेट हो रहा था। हमें लगा शायद हमें हार्डवेयर बेचना बंद करना पड़ेगा। यही वो टाइम थे जब स्टीव ने कंपनी को बेचने की कोशिश की, ओपन पेरेंथेसिस 3 क्लोज पेरेंथेसिस, लेकिन हमें किसी कंपनी से ऐसा कोई ऑफर नहीं मिला जो स्टीव को सही लगता। हम ऑलमोस्ट डूब रहे थे कि एक बड़ी फनी बात हुई। इतने सालों में स्टीव और मेरी दोस्ती नहीं हो पाई थी, मगर अब हमने धीरे धीरे एक दूसरे को समझना स्टार्ट कर दिया था। फिर चीजें भी धीरे धीरे ठीक होने लगी और फिर एक दिन डिज्नी ने हमें एक कोलैबोरेशन ऑफर किया, लेकिन उनकी एक कंडीशन भी थी और कंडीशन ये थी कि वो फिल्म के ओनर होंगे और डिस्ट्रीब्यूट भी वही करेंगे। और तब जॉन को टॉय स्टोरी का आइडिया आया। उसने तुरंत एक टीम बनाई और इस पर काम स्टार्ट कर दिया। प्लॉट और कैरेक्टर्स कई बार इवोल्व हुए और काफी चेंजेस भी किए गए, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जिसे पिक्सर में हमेशा ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना जाएगा, जब वुडी द टॉय को एक डार्क, मीन और ट्विस्टेड पर्सनैलिटी के रूप में प्रेजेंट किया गया। लेकिन डिज्नी ने ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया और टेम्परेरी प्रोडक्शन को शट ऑफ करने का डिसीजन लिया।
हमारे लिए ये न्यूज बड़ी टेरिफाइंग थी, लेकिन हमने हार नहीं मानी और सब कुछ ठीक करके ही दम लिया। और फाइनली 1995 में टॉय स्टोरी पब्लिश हुई और इसे ह्यूज सक्सेस मिली। और अब हमारी नेक्स्ट सेकंड फिल्म का टाइम आया, अ बग्स लाइफ। चैप्टर 4 एस्टैब्लिशिंग पिक्सार्स आइडेंटिटी। अ बग्स लाइफ के प्रोडक्शन के साथ ही डिज्नी के एग्जीक्यूटिव्स एक रिक्वेस्ट लेके आए कि टॉय स्टोरी 2 को डायरेक्ट टू वीडियो रिलीज बनाई जाए, जिसका मतलब होगा कि ये थिएटर्स में रिलीज नहीं की जाएगी। उस टाइम पे ये बात समझी जा सकती थी, क्योंकि उन दिनों मोस्ट मूवी सीक्वल्स फर्स्ट मूवी की तरह उतने सक्सेसफुल नहीं होते थे। हालांकि ये मूवी की क्वालिटी को अफेक्ट कर सकता था और अपना एम कैसे कम रखे ये हमें समझ नहीं आ रहा था। और इसने वर्किंग कल्चर पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाला था, क्योंकि जो डायरेक्टर्स अ बग्स लाइफ में काम कर रहे थे उन्हें टॉय स्टोरी 2 वाले डायरेक्टर्स से ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी और क्रू भी लेवल के वर्क के लिए रेडी नहीं था। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट के कुछ मंथ्स बाद ही मैंने डिज्नी के साथ एक मीटिंग की। मैंने उनके सामने एक चेंज प्रपोज किया कि टॉय स्टोरी 2 को थिएटर्स में रिलीज किया जाए। हैरानी की बात थी कि वे लोग मेरी बात पे रेडी हो गए। ये फर्स्ट टाइम था जब हम 2 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, इसलिए हमारे लिए एफर्ट्स बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब बग्स लाइफ की रिलीज के बाद जॉन को फाइनली थोड़ा टाइम मिला ये देखने का कि टॉय स्टोरी के डायरेक्टर्स ने आखिर अब तक किया क्या है। और जब उसने देखा तो पता चला कि ये मूवी के नाम पर डिजास्टर बनी थी। हमने डिसाइड किया कि इसे दोबारा बनाएंगे। हमने सिर्फ 9 मंथ्स के अंदर ही सब कुछ फिर से फिक्स किया। काम बड़ा मुश्किल था, हेक्टिक था, सारे वर्कर्स को स्ट्रेस इंजरीज फेस करनी पड़ी, लेकिन हमने कुछ ऐसा क्रिएट किया था जो लोगों को हमसे उम्मीद नहीं थी। हमें अपने प्रोसेस पे पूरा ट्रस्ट था और क्वालिटी ही हमारी प्रायोरिटी थी। लेकिन की ये है कि ये ट्रस्ट अपने माइंड में कभी ना बिठाए कि हर चीज अपने आप हो जाएगी। पार्ट रोमन 2 प्रोटेक्टिंग द न्यू। चैप्टर 5 ऑनेस्टी एंड कैंडोर। टॉय स्टोरी 2 के बाद तो हमारा प्रोडक्शन प्रोग्रेस बड़ी तेजी से एक्सपेंड होने लगा था। अचानक से हमारी झोली में ढेर सारे प्रोजेक्ट्स आ गए थे और जिन 5 लोगों ने टॉय स्टोरी 2 पे काम किया था, इन सारी फिल्म के प्रोडक्शन के लिए काम नहीं कर सकते थे। हमारे पास मॉन्स्टर्स इंक, फाइंडिंग नीमो और द इनक्रेडिबल्स ये सारी मूवीज प्रोसेस में थी। इतने सालों में पिक्सर ने एक की मैकेनिज्म किया था, ब्रेन ट्रस्ट, जिसमें हमने सारे स्मार्ट और पैशनेट लोग एक रूम में भर दिए थे जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके उन्हें सोल्व कर सके। ब्रेन ट्रस्ट के पास 4 इंग्रेडिएंट्स थे, फ्रैंक टॉक, स्पिरिटेड, डिबेट, लव और लाफ्टर, जिसकी वजह से ये 3 मजेदार और सक्सेसफुल था। और यही वो चीज थी जो इसे किसी भी तरह के फीडबैक मैकेनिज्म से डिफरेंट बनाती थी। ब्रेन ट्रस्ट ही वो तरीका था जो ऑनेस्टी और कैंडोर प्रोवाइड करा सकता था, जो पिक्सर के प्रेसिडेंट्स डे 1 से ही एक दूसरे को प्रोमिस करते आ रहे थे। सच बोलना काफी मुश्किल काम है, लेकिन एक क्रिएटिव कंपनी में एक्सीलेंस को मेंटेन रखने का यही बस एक मेथड है। ब्रेन ट्रस्ट इस आइडिया पर चलता था कि हर नोट एक कॉमन गोल सर्व करने के लिए है। बेटर मूवीज बनाने के साथ साथ हम एक दूसरे को सपोर्ट करें और हेल्प करें। और एक बार पे मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा कि ब्रेन ट्रस्ट के लिए जरूरी नहीं कि आप पिक्सर में ही काम करें। अपने लेवल के लोगों से मिलो, उनके साथ मिलकर एक टीम बनाओ और अपना बेस्ट दो। चैप्टर 6 फियर एंड फेलियर। वो क्या है जो सबसे पहले आपकी माइंड में आता है जब आप फेलियर वर्ड सुनते हैं? मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ कि शेम और फियर यही 2 वर्ड आपके माइंड में आते होंगे, क्योंकि हम सब इसी सोच के साथ बड़े हुए हैं जहाँ फेल होना काफी बुरा माना जाता है। लेकिन हमें इस मिसकंसेप्शन को चेंज करना होगा। फेलियर को अगर सही ढंग से अप्रोच किया जाए तो ये हमें ग्रो करने का चांस दे सकती है। एक फियर बेस्ड फेलियर अगेंस्ट कल्चर में लोग रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन जब आप फियरलेस कल्चर क्रिएट करेंगे तो फिर लोग न्यू आइडियाज और न्यू एरियाज एक्सप्लोर करने में हेजिटेंट फील नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स कुछ जॉब्स में फेल होना काफी फेटल प्रूव हो सकता है, जैसे कि कमर्शियल फ्लाइंग में, लेकिन बात अगर क्रिएटिव एडवेंचर्स की हो तो जीरो फेलर का कांसेप्ट ही बेकार है। लेकिन क्या करें अगर हम फेल हो जाए तो? हम अपनी फेलियर का कैसे पूरा बेनिफिट ले? क्योंकि हम कुछ टाइम से एक के बाद एक फेलियर ही फेस कर रहे थे। हम ज्यादा मूवी रिलीज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डायरेक्टर्स को लॉस पे लॉस हो रहा था और हम आगे मूव नहीं कर पा रहे थे। मार्च 2011 में जिम मॉरिस पिक्सर के जनरल मैनेजर ने एक मीटिंग बुलाई और उसने कहा कि नेक्स्ट 2 दिनों में हमें ये फिगर आउट करना है कि क्या मिसिंग है और हम कैसे इसे ठीक करें। हमारी टीम में किसी ने भी किसी दूसरे को ब्लेम नहीं किया, बल्कि हर कोई खुद को इस प्रॉब्लम का रिस्पॉन्सिबल मानकर चल रहा था और इसका सॉल्यूशन सोच रहा था, और मुझे इस बात का प्राउड था।
फेलियर और इसके इफेक्ट्स डिस्कस करने से प्रॉब्लम को बेटर ढंग से समझा जा सकता है और अपने रास्ते की किसी भी रुकावट जैसे फियर को हटाया जा सकता है। फियर का इलाज ट्रस्ट है। दूसरों पर ट्रस्ट करने का ये मतलब नहीं कि वे मिस्टेक नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो वे इसे सोल्व करने में हेल्प करेंगे। इस पूरे एक्सपीरियंस ने मुझे ये सिखाया कि मिस्टेक प्रिवेंट करने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि सब अच्छी इंटेंशन के साथ प्रॉब्लम सोल्व करना चाहते हैं। लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, उन्हें मिस्टेक भी करने दो ताकि वो खुद ही उस मिस्टेक को फिक्स करना सीखे। एक मैनेजर की जॉब रिस्क प्रिवेंट करना नहीं है, बल्कि उस मिस्टेक से रिकवर होने की एबिलिटी बिल्ड करना है। चैप्टर 7 द हंग्री बीस्ट एंड द अगली बेबी। 1994 से 2010 तक डिज्नी की ऐसी कोई भी एनिमेटेड फिल्म नहीं थी जो बॉक्स ऑफिस में नंबर 1 रही हो। मुझे इसका रीजन जानने की बेचैनी थी, क्योंकि मुझे लगा अगर हम इसी तरह सक्सेसफुल रहे तो जो कुछ भी डिज्नी एनिमेशन में हो रहा है वो एक दिन हमारे साथ भी जरूर होगा। ओरिजिनलिटी बड़ी फ्रेजाइल और खूबसूरती से बड़ी दूर होती है। इसीलिए मैं अपने एली आइडियाज और मूवी स्क्रिप्ट को द अगली बेबी बोलता था। और जहाँ तक बीस्ट की बात है तो ये उतना भी ग्रीडी और कंट्रोल से बाहर नहीं था जितना कि लोगों को लगता था। लेकिन बेबी और बीस्ट दोनों के लिए सीक्रेट यही थे कि दोनों साथ में रहे, जिसके लिए बैलेंस का होना बड़ा जरूरी था। हमारा जॉब था न्यू को प्रोटेक्ट करना, जो कि इस केस में बेबीज थे, लेकिन प्रोटेक्शन से मेरा मतलब आइसोलेशन बिल्कुल नहीं था। एक पॉइंट पर न्यू को कंपनी की कुछ नीड्स के साथ एंगेज रखना था और उसमें से एक बीस्ट भी था, और सेम टाइम पर हमें बीस्ट को टेम करने के लिए उसकी नीड्स भी पूरी करनी थी। हम बीस्ट को लगातार फीड नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे इंटेंशन के बावजूद कभी न कभी ये सेंट्रल फोकस में आ ही जाएगा। इसलिए बैलेंस बनाने के लिए मैनेजर्स को ध्यान रखना ही पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए कि कब नए को प्रोटेक्ट करना है और कब बीस्ट के साथ एंगेज रहना है। ये सारे छोटे छोटे फैक्टर्स पिक्सर को एक सक्सेसफुल कंपनी बनाते थे और बनाते आए हैं। मुझे आज भी रेटाटूल मूवी के ईगो के वर्ड्स याद आते हैं जो उसने रेस्टोरेंट के बारे में रिव्यू में लिखे थे, जिसे चूहा रेमी चलाता था। कभी ऐसा भी होता है कि क्रिटिक्स किसी चीज के लिए सच में रिस्क लेते हैं और चीज होती है एक नई डिस्कवरी या किसी एकदम नई चीज को डिफेंस करना, क्योंकि ये दुनिया अक्सर न्यू टैलेंट, न्यू क्रिएशन को एक्सेप्ट नहीं करती। इसलिए हर नई चीज को किसी दोस्त की जरूरत पड़ती है। चैप्टर 8 चेंज एंड रैंडमनेस। 2006 में हमने डिज्नी को पिक्सर बेचने का डिसीजन लिया और एम्प्लॉइज इस चेंज से उतने खुश नहीं लगे जितना कि मैं चाहता था। जब भी हम कुछ नया ट्राई करते थे, लोग कंप्लेंट्स करने लगते थे, ये बोलकर कि मैंने प्रॉमिस किया था कि पिक्सर कभी चेंज नहीं होगा। और जब ये कंटिन्यू होने लगा तो मैंने ये फील किया कि बहुत से वर्कर्स किसी भी चेंज को पिक्सर के लिए एक थ्रेट की तरह देखते हैं। लोग उन्हीं चीजों को पकड़ कर रखना चाहते थे जो काम करती है, जो सक्सेसफुल है, इसलिए वो चेंज को इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे चाहने ना चाहने से क्या होगा, चेंज तो आके रहेगा। लाइफ में रेंडमनेस रहेगी और यही ब्यूटी ऑफ लाइफ है। इसी दौरान हमारी 10th मूवी अब प्रोडक्शन में थी। अब को अपने हार्ट तक पहुंचने के लिए काफी चेंजेस से गुजरना पड़ा था, और जो लोग इस मूवी में काम कर रहे थे उन्हें ये चेंज के साथ चलना जरूरी था। और जहां तक रेंडमनेस की बात है तो हम इस दुनिया में पैटर्न्स, साइट्स और इवेंट्स देखने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन ये हमें कभी भी अल्टरनेटिव्स के बारे सोचने का मौका नहीं देता। क्रिएटिव एंडेवर्स में हमें उन चीजों को फेस करना ही पड़ता है जो हमारे लिए अननोन है। रेंडमनेस सिर्फ इवेंट्स में ही नहीं है, बल्कि ह्यूमन पोटेंशियल में भी है। कोई भी पास्ट से चिपक कर क्रिएटिव सक्सेस अचीव नहीं कर सकता है। हमें रेंडमनेस को एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि अपना गुड लक जानना और खुद से ये एक्सपेक्ट ना करना कि हर वो चीज हो हमने बनाई वो सिर्फ हमारी जीनियसनेस का रिजल्ट नहीं है, तो मोर रियलिस्टिक असेसमेंट क्रिएट करे और डिसीजन ले जिसके लिए मेरा व्यू हमेशा कुछ ऐसा होगा। वर्किंग विद चेंज इज व्हाट क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट। चैप्टर 9 द हिडन। हार निश्चित है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते, और जो भी इस सच को झुटलाएगा फेल होगा। हम सबको लाइफ में कभी ना कभी तो फेलियर फेस करना ही होगा, लेकिन कब और कैसे ये हम नहीं जानते, और इसीलिए हमें हिडन प्रॉब्लम्स के लिए रेडी रहना चाहिए। अपनी सारी हिडन प्रॉब्लम्स को लाइट में लाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप चाहे या ना चाहे कुछ प्रॉब्लम्स फिर भी हिडन रहेंगी। लेकिन इस सब के बावजूद आप एक बेटर मैनेजर रहेंगे। अब हम 3 लेवल के हिडननेस के बारे में बताते हैं। लेवल नंबर 1 है, क्योंकि मैं एक मैनेजर हूँ तो लोग मेरे सामने अपने वर्ड्स और एक्शन को लेकर ज्यादा केयरफुल रहेंगे। इवेंचुअली उनका बैड बिहेवियर सामने से हट जाएगा, सिर्फ मेरे सामने से। लेवल नंबर 2 है,
जब बहुत से लोग अपनी पोजीशन इवेल्यूट करना शुरू करते हैं, अपनी एनर्जी अपवार्ड मैनेज करने के लिए फोकस करते हैं, जबकि वे अपने से नीचे लेवल को लोगों को पूरली ट्रीट करते हैं। हायर पोजीशन पर बैठे लोगों को लगता है कि वे लोअर पोजीशन में बैठे लोगों से ज्यादा क्लियर देख सकते हैं। थर्ड लेवल पर जो लोग डेली फिल्म प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में एंगेज रहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अगर उनके डायरेक्शन में कोई क्राइसिस आती है तो वे कभी भी उसी टाइम हमें रिपोर्ट नहीं करते। उन्हें लगता होगा कि शायद अपर लेवल के मैनेजर्स को इतनी जल्दी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए और इसीलिए प्रॉब्लम्स वही हिडन रहती है। और जब हम हिडन प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज नहीं करते हैं तो आगे जाकर नुकसान हमारा ही होगा। हमें क्रिएटिविटी में कई सारे हिडन बैरियर्स फेस करने पड़ते है, लेकिन केडो रिसर्च, सेफ्टी, सेल्फ एसेसमेंट और प्रोटेक्शन ऑफ न्यू, ये सारे मैकेनिज्म यूज करके हम फियर को काफी हद तक दूर कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट चीजों को इजियर बना देंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये हमें हिडन प्रॉब्लम्स को अनकवर करने में हेल्प कर सकते हैं, जिससे कि हम उन्हें फेस कर सके। पार्ट रोमन ट्री बिल्डिंग एंड सस्टेनिंग, चैप्टर 10 ब्रॉडनिंग आवर व्यू। कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं जो हमने पिक्सर पर अप्लाई किए हैं अपने कोलैबोरेशन को हमारे क्लाउडेड व्यूज से प्रिवेंट करने के लिए। एक साथ मिलकर प्रॉब्लम्स सोल्व करना, पूरी टीम जब एक साथ बैठकर प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करके उसे सोल्व करने की कोशिश करती है तो हर एक को सीखने का मौका मिलता है और सब एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। 2 रिसर्च ट्रिप्स मेरे ओपिनियन से, जब लोग रिसर्च ट्रिप पे जाते हैं तो हमेशा उनमें एक चेंज आता है। जो एक्सपीरियंस उन्हें मिलता है वो फिल्म की डेवलपमेंट के लिए फ्यूल की तरह होता है और इसीलिए कॉपी करने के बजाय हम कुछ क्रिएटिव करते हैं। 3 क्लोज पेरेंथेसिस लिमिट्स की पावर है। किसी भी क्रिएटिव काम में फीचर्स और इफेक्ट्स की एक लंबी सी लिस्ट होती है जो आप अपनी फिल्म को ग्रेट बनाने के लिए इंक्लूड करना चाहते हैं, लेकिन लिस्ट की हर चीज को अप्लाई करना इम्पॉसिबल है, तो इसलिए आपको एक डेडलाइन सेट करनी पड़ती है। और फिर ये चीज एक डिलेमा क्रिएट करती है कि लिस्ट में कौन सी चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा पास इसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी हम लिमिट्स रखते हैं हमें खुद से पूछना चाहिए कि इससे हमारे लोगों की क्रिएटिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो उतने ही क्रिएटिव रह पाएंगे। अगर जवाब है नहीं तो लिमिट इम्पोज नहीं की जानी चाहिए। 4 क्लोज पेरेंथेसिस इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी एंड आर्ट। आर्ट टेक्नोलॉजी को चैलेंज करता है, टेक्नोलॉजी आर्ट को इंस्पायर करती है। अगर हम कॉन्स्टेंटली आर्ट की खोज में टेक्नोलॉजी के यूज से अपने मॉडल्स को चेंज और इम्प्रूव करते रहे तो हम खुद को फ्रेश रख सकते हैं। 5 शॉर्ट एक्सपेरिमेंट्स। जब आप एक एक्सपेरिमेंट करने निकलने हैं तब आपको पता नहीं होता है कि आप कोई ब्रेक थ्रू अचीव कर पाएंगे या नहीं। चांसेस ज्यादा है कि आप शायद ना कर पाए, लेकिन फिर भी आपको कोई ना कोई पजल मिलेगा, एक झलक शायद, अगर आप अननोन की तलाश में निकले। हमारी शॉर्ट फिल्म्स पिक्सर के एक्सपेरिमेंट का एक तरीका है और हम उन्हें इसी तरह की ग्लिम्पस पाने की होप में प्रोड्यूस करते हैं। 6 लर्निंग टू सी। वैसे तो पिक्सर में कुछ लोग ड्रा करना जानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग आर्टिस्ट नहीं हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है जो ड्राइंग के प्रोसेस से गुजरता है और हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस सब देखे, और वो ये है कि प्रिकॉन्सेप्शंस बीच में लाए बगैर आप अपने ब्रेन को कुछ भी क्लियरली ऑब्जर्व करना सिखा सकते हैं। 7 पोस्टमार्टम्स। हर मूवी के पूरी होने के बाद तुरंत बाद ये एक छोटी सी मीटिंग होती है जहां हम डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ताकि हम लेसन लर्न कर सके। 8 कंटिन्यूइंग टू लर्न। एक कंपोजर के तौर पर फिलिप ग्लास ने एक बार कहा था, रियल इशू ये नहीं है कि सही आवाज कैसे ढूंढनी है, बल्कि ये है कि इस सही आवाज के कॉन्सेप्ट से छुटकारा कैसे पाना है। क्रिएटिवली आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ चीजें छोड़नी होंगी ताकि हम दूसरों के व्यूज को भी जगह दे सके, उन पर ट्रस्ट कर सके और उनके आइडियाज सुन सके। चैप्टर 11 द अनमेड फ्यूचर। फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के बेस्ट तरीका है कि उसे इन्वेंट किया जाए। तो हम कैसे अनमेड फ्यूचर क्रिएट करेंगे? अब यहाँ पर रियल कॉन्फिडेंस काम आता है, वो कॉन्फिडेंस जो हम साथ में फिगर आउट करेंगे। हमें फ्यूचर इन्वेंट करने से एक ही चीज रोक सकती है और वो है अनसर्टेनिटी और फियर। लेकिन मेरे पास ऐसे कई डिफरेंट मैकेनिज्म हैं जो मुझे अनसर्टेनिटी से डील करने में हेल्प करते हैं। अननोन से डील करने के लिए या तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड अडॉप्ट करो या फिर ये सोचना छोड़ दो कि आपसे कोई मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि अगर आप किसी चीज को ना करने के लिए बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो पक्का आप उसे कर बैठेंगे। गोल ये हो कि प्रोसेस के साथ कंपेटेबल होना है और इसे फ्लो करने दो। जैसे कि बायरन होवार्ड डिज्नी के हमारे डायरेक्टर्स में से एक, जो कहते थे, इफ यू थिंक यू स्टिंक मेटली भी आप फ्यूचर इन्वेंट कर सकते हैं बजाय इससे डरने के। अगर आप माइंडफुल है तो आप उन प्रॉब्लम पर फोकस कर सकते हैं जिन्हें आप सोल्व कर सकते हो, और जो प्रॉब्लम्स आपके कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में सोचकर आप खुद को परेशान नहीं करेंगे।
इसका मतलब होगा कि जो सामने है सिर्फ उस पर पूरा ध्यान लगाएं, ना कि पास्ट और फ्यूचर पर, क्योंकि एंड में जो डिसीजन हम लेते हैं वही हमारा फ्यूचर इन्वेंट करते हैं। तो इसलिए हमें जो भी डिसाइड करना है सोच समझ कर करना है। पार्ट रोमन फॉर टेस्टिंग व्हाट वी नो, चैप्टर 12 अ न्यू चैलेंज। अक्टूबर 2005 था जब स्टीव ने एग्जैक्ट सेम वर्ड्स कहे थे, मैं पिक्सर डिज्नी को बेचने के बारे में सोच रहा हूँ। सरप्राइज वर्ड जॉन और मेरी फीलिंग को बताने के लिए अंडरस्टेटमेंट होगा। हालांकि स्टीव और माइकल एस्नेर, जो उस टाइम पर डिज्नी का चेयरमैन और सीईओ थे, की जरा भी नहीं बनती थी, लेकिन डिज्नी में हालत बदल चुके थे। एस्नेर डिज्नी से बाहर हो चुके थे और उनकी जगह बॉब इगर आ गए थे। स्टीव के पास ये रीजंस थे। एक पिक्सर को अपनी मूवीज दुनिया भर के थिएटर्स में चलाने के लिए एक मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्टनर की जरूरत थी। दो स्टीव को लगता था कि मेजर होने से पिक्सर को एक बड़ा स्टेज मिलेगा जिसका इस पर ज्यादा क्रिएटिव इम्पैक्ट होगा। जॉन और मुझे बॉब को अच्छे से जानने का मौका मिला और नवंबर 2005 की एक रात को मेरे, स्टीव के और जॉन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। और हुआ ये कि बहुत से फैक्टर्स थे जिसने इस डील को शेप किया था, और इनमें से एक फैक्टर था ट्रस्ट और दूसरा था रीएश्योरेंस की पिक्सर जैसा है, हमेशा वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई। हमने अपने एम्प्लॉइज को रीएश्योर किया, खासकर डिज्नी के लोगों को। उन्हें लगा जो डिज्नी उन्हें बचपन में पसंद थी शायद वो लौट आए, और मुझे इस बात पर बड़ा प्राउड हुआ कि ये चेंज ला मैं सकता हूँ। हमें अभी बहुत काम करना था एक हेल्थी क्रिएटिव वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने के लिए। जॉन और मेरे पास काफी काम था। खैर, हम एक स्ट्रेटेजी और सेंस के साथ आगे बढ़े। हमें इतना सब बनाने में सालों लग गए, लेकिन बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स और रेजिस्टेंट के बाद आखिर हम डिज्नी एनिमेशन को शट डाउन करने के फैसले को बदल पाए। हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी और जीते। स्टूडियो एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हुआ था। हमारा काम स्मूथली चलने लगा था। डिज्नी एनिमेशन अब एक नए लेवल पर आके खड़ा हो गया था। जो स्टूडियो वर्ल्ड डिज्नी ने बनाया था वो एक बार फिर से उसके लायक बन गया था। चैप्टर 13 नोट्स डे। जनवरी 2013 में पिक्सर की लीडरशिप में हमें दो इशू नजर आए और उन्हें सोल्व करने के लिए हमें कुछ करना था। पहला इशू था हमारी फिल्म मेकिंग की राइजिंग कॉस्ट और दूसरा इशू था पिक्सर के वर्क कल्चर में एक अनफॉर्चुनेट शिफ्ट। हमने फील किया कि हमारे लोगों ने कई सालों तक सक्सेस एंजॉय की है, इसलिए शायद अब वे अंडर प्रेशर आ गए हैं कि कहीं फेल ना हो जाए। तो हमने नोट्स डे क्रिएट किया। मुझे लगता था कि कोई भी क्रिएटिव कंपनी खुद को इवॉल्व करने से नहीं रोक सकती और स्टैग्नेशन अवॉइड करने के लिए ये हमारा लेटेस्ट अटेम्प्ट था। हम चाहते थे कि लोग स्मॉल और बिग इशू एक्सप्लोर करने के साथ साथ हमें फीडबैक भी दे। नोट्स डे के साथ सजेशन बॉक्स भी लाया गया जहां लोग वो टॉपिक्स सजेस्ट कर सकते थे जिन्हें डिस्कस करके हम और भी ज्यादा एफिशिएंट बन सकते थे। नोट्स डे बड़ा सक्सेसफुल रहा। हमारे लोगों में से एक ने एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा था, नोट्स डे प्रूफ है कि पिक्सर अपने लोगों की उतनी ही केयर करती है जितनी की अपने फाइनेंस की। हमारे फर्स्ट नोट्स डे के बाद जो एनर्जी लोगों में आई वो देखने लायक थी और मैं बड़ा खुश था। जो आइडिया उस दिन हमें आया था पिक्सर को चेंज कर रहा था मीनिंगफुली और बेटर तरीके से। इस बुक में मेरा गोल लोगों को ये शो कराना नहीं है कि पिक्सर और डिज्नी ने कैसे मिलकर अपनी सक्सेस स्टोरी लिखी, बल्कि ये बताना है कि हमने कैसे अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी, हमने खुद को कैसे बनाए रखा। और सच ये है कि आखिरकार क्रिएटिविटी रिलीज करने के लिए चैलेंजेस, मिस्टेक्स, रिस्क और ट्रस्ट, इन सब की जरूरत पड़ती है। आपके पास अगर ये सब है तो आपका काम इजी नहीं हो जाता, लेकिन फिर इजी बल्कि एक्सीलेंस हमारा गोल है।